24 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 to 30 डिग्री एंड अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज़ आप रिमाइंड रखिए, जो आपको नर्सिंग वाला सेक्शन है वो ओनली इंग्लिश फॉर्मेट पे है। क्लियर? नर्सिंग वाला सेक्शन है वो ओनली इंग्लिश फॉर्मेट में है, और जो आपकी अर्थमिक मतलब यहाँ पे जो आपकी मैथ है वो इंग्लिश और उड़िया वर्जन दोनों में है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और WHO गाइडलाइन के जो लेबर रूम है और डिलीवरी रूम, यहाँ पर डिलीवरी रूम दिया गया है, किसी किसी एग्ज़ाम में आपको लेबर रूम भी आ जाता है। तो यहाँ पे लेबर रूम का टेम्परेचर होना चाहिए एज़ पर WHO की गाइडलाइन के 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इससे ज़्यादा नहीं और न इससे कम। इससे कम करेंगे तो बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है, और ज़्यादा करेंगे तो बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन। तो आयरन सप्लीमेंटेशन को लेके सही पॉइंट क्या है? ऑप्शन में टेक इट अलॉन्ग विद द मिल्क, टेक इट अलॉन्ग विथ लेमन जूस, टेक इट अलॉन्ग विथ वाटर और टेक इट आफ्टर हैविंग फूड। तो यहाँ पर आयरन सप्लीमेंटेशन को, यहाँ पे आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए आपको हमेशा एडवाइस दी जाती है कि कभी भी दूध, दही, मिल्क प्रोडक्ट के साथ आपको नहीं लेना है, इससे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कम होगा। लेकिन यदि जब भी आप आयरन खट्टे फलों के साथ लाइक लेमन जूस, ऑरेंज जूस के साथ लेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट है, नर्स इज़ अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है आपको कि फीमेल यूरेथ्रा में कैथेटराइजेशन किया जाना है। तो यहाँ पर, और लेडी क्या है साथ में? लेडी है जो प्रेग्नेंट भी है। तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें हैं जो सही हैं किसी एक को छोड़कर। तो फीमेल यूरेथ्रा की जो साइज होती है वो लेस देन मेल से कम होती है। मतलब मेल यूरेथ्रा में है जो अलग अलग स्पिंचर रहेंगे, अलग अलग टर्न रहेंगे, लाइक एस शेप रहेगा। लेकिन जो फीमेल यूरेथ्रा है कितना रहता है? 1.5 सेंटीमीटर लेंथ का। तो सही है। दूसरे में कहा इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। तीसरे ऑप्शन में कहा इट पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायफ्राम। नेक्स्ट है, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंट फॉर कैथेटराइजेशन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ सही है और थर्ड भी सही है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है एक्सेप्ट करके क्या होगा? तो जो यहाँ पर वेजाइनल ऑरिफिस है कहाँ पे होता है? एंटीरियर में। कहाँ पे? एंटीरियर। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस, जबकि ये कहाँ होगा? एंटीरियर टू वेजाइनल ऑरिफिस। ये चीज़ आपको रिमाइंड रखनी है। नेक्स्ट है, अ 55-year-old मेल पेशेंट हु इज़ डायग्नोज्ड विथ एन evolving myocardial infarction insist on going home. The nurse encouraged the patient to be admitted because the greatest risk within the first 24 hours of sustaining an MI is। 55 साल का मेल क्लाइंट है, रिसेंट में मायोकार्डियल इन्फाक्शन है जो उसको डायग्नोस हुआ है, और वो कहता है कि उसे घर जाना है। तो एज ए नर्स आप कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 24 आवर तो है जो ज़्यादा रिस्की हैं। ये रिस्की क्यों है? हार्ट फेलियर के लिए, सडन डेथ के लिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म के लिए। तो यहाँ पर शुरुआत के एमआई में जो 25 आवर होते हैं इसमें जान जाने का रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको क्या कहना है? सडन डेथ। आपको पेशेंट को कन्विंस करना है कि वो हॉस्पिटल में ही रुके, इवन इन केस कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सडनली जान जाने का खतरा रहेगा। फिर है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा थोरेसिक टीबी इन चिल्ड्रन। बच्चों में एक्स्ट्रा थोरेसिक का मतलब क्या है? अदर देन लंग्स। पल्मोनरी टीबी के अलावा और ट्यूबरक्लोसिस कहाँ हो सकता है? लिम्फ नोड में, स्केलेटन, हार्ट, या फिर यहाँ पे किडनी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लिम्फ नोड। क्या होगा? लिम्फ नोड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कौन से केस में बढ़ेगा? कैटरैक्ट में, कंजक्टिवाइटिस, डेक्रोसिस्टाइटिस और ग्लूकोमा में। तो यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस तो क्या है? इन्फेक्शन है। कैटरैक्ट में क्या होगा? ओपेसिटी होगी लेंस पर। यहाँ पर जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा वो बढ़ता है ग्लूकोमा में। इसमें ग्लूकोमा में। और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज होके पर्सन अंधा भी हो सकता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन रहा है कि इंडिया में सबसे कॉमन ब्लाइंडनेस का रीज़न क्या है? तो वो है कैटरैक्ट। पिंक आई किसको कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस को। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज एंट्रेड टू द साइकेट्रिक यूनिट ऑफ अ लोकल हॉस्पिटल विथ क्रॉनिक अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया।
During the next several days, the client is seen laughing, eating and talking to herself. This behavior is characterized of. देखिए मरीज लोकल हॉस्पिटल में एडमिट है, क्रोनिक अनडिफरेंशिएटेड सीजोफेनिया है। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद क्या करता है, वो हंसेगा, चिल्लाएगा, अपने आप से बात करेगा। तो ये क्या है, डिल्यूजन है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन है। ये कहलाएगा हेल्यूसिनेशन। क्या कहलाएगा, हेल्यूसिनेशन। वो खुद से ही बात कर रहा है, चिल्ला भी रहा है, मतलब उसको कुछ काइंड ऑफ ऐसे लगेगा कि कुछ है। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन का मतलब होगा यहाँ पर क्या, कि एक टॉपिक से सीधा दूसरे टॉपिक पे बात करने लगना। नेक्स्ट है, अ क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी अटैक। द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन शुड इंक्लूड। यदि किसी मरीज को एंजाइटी अटैक आता है तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, टर्निंग ऑन द टेलीविज़न, टीवी ऑन कर देंगे, लिविंग द क्लाइंट अलोन, मरीज को अकेला छोड़ के जाएंगे, स्टेइंग विद द क्लाइंट एंड स्पीकिंग इन शॉर्ट सेंटेंसेस, और आस्क द क्लाइंट टू प्ले विथ अदर क्लाइंट। मरीज को एंजाइटी अटैक आएगा, आप टीवी चालू कर देंगे, बिल्कुल नहीं, ना क्लाइंट को अकेला छोड़ेंगे। पैनिक अटैक आके वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मरीज के साथ में ही यहाँ पे आपको स्टे करना है, स्टेइंग विद द क्लाइंट एंड स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंस। फिर ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है यहाँ पे डेप्सोन। क्या है, डेप्सोन। जिडोविडिन HIV के लिए है, एसाइक्लोविर और टेमीफ्लू है जो यहाँ पे स्वाइन फ्लू की है, रिफार्मसिन है जो यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की प्राइमरी ड्रग है। नेक्स्ट वन, पैरासीटामॉल इजन। तो पैरासीटामॉल क्या है, हमने तो खूब खाई है, ऐसा कोई ना होगा जिसने खाई ना हो। ऑप्शन में एंटीपायरेटिक, एंटीटसिव, एंटीबायोटिक और एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक मतलब वॉमिटिंग को रोकने वाली, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए, एंटीटसिव लाइक कफ के लिए यूज़ की जाती हैं। पैरासीटामॉल क्या है, एंटीपायरेटिक्स। नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे क्या है, onset of true labor pain till full dilatation of cervix, full dilatation of cervix to expulsion of fetus, or expulsion of fetus to expulsion of placenta, observation for 1 hour at least after expulsion of placenta। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड ऑप्शन कहलाती है फीटल एक्सपल्सन, तो ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज कहलाती है प्लेसेंटा एक्सपल्सन स्टेज, तो ये थर्ड है। फोर्थ स्टेज होती है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। तो चारों स्टेज लाइन से आपको बताएंगे। पहली स्टेज है यहाँ पे जो पूछी है वो क्या है हमारी, ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का डायलिटेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। कितना, 10 सेंटीमीटर। यदि हम बात करें तो 12 से 18 घंटे तक है जो क्या हो सकता है, लेबर पेन का ड्यूरेशन हो सकता है। लेकिन अब जब ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो लेबर पेन का ड्यूरेशन लेस देन 2 घंटे से भी कम हो जाता है, 2 आवर्स से भी कम, तो ये कहलाता है फिर प्रेसिपिटेट लेबर। तो यहाँ पर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स है फर्स्ट स्टेज। सर्विक्स डायलेट होने के बाद से लेके बेबी के बाहर आने तक की स्टेज है सेकंड। तीसरी स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा और चौथी स्टेज में 1 घंटा है जो हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है MTP कैन बी डन अप टू, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब तक की जा सकती है, 20 वीक्स। अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग अलग यहाँ पर रहेगा, बट डायरेक्ट इस तरीके से है तो ओनली 20 वीक्स। नेक्स्ट वन, क्लाइंट विथ क्रॉनिक सीजोफ्रेनिया हु टेक्स न्यूरोलैप्टिक मेडिकेशन इज एंट्रीड टू द साइकेट्रिक यूनिट। नर्सिंग असेसमेंट रिवील्स रिजिडिटी, फीवर, हाइपरटेंशन एंड डायफोरेसिस। These findings suggest which life threatening reaction। देखिए मरीज को यहाँ पे क्या है, सीजोफेनिया है, साथ में वो न्यूरोलैप्टिक मेडिकेशन भी ले रहा है, एडमिट है। लेकिन अब उसको अचानक से आप जब ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हो रहा है, रिजिडिटी हो रही है, मतलब बॉडी को पूरा कड़क करके रख रहा है। डायफोरेसिस हो रहा है। डायफोरेसिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या होना, स्वेटिंग होना। क्या होना, एक तरीके से एक्सेसिव और एबनॉर्मल तरीके से स्वेटिंग होना। फीवर भी आ रहा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्या, टायर्डेड डिस्काइनेसिया, डिस्टोनिया, न्यूरोलैप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और अकाथेसिया। देखिए फीवर की बात की गई तो ना डिस्काइनेसिया में आएगा, ना अकाथेसिया, ना डिस्टोनिया में, ये आएगा आपका मैलिग्नेंसी में। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोलैप्टिक सिंड्रोम है। नेक्स्ट वन, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू अचीव द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंसीव करने का बेस्ट टाइम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मिडवे बिटवीन 7th and 8th डे ऑफ ओव्यूलेशन, इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस,
14 days after the beginning of period और 7 days before the next period is expected। तो यहाँ पर यदि आपकी कंटिन्यूस रेगुलर साइकिल रहती है तो यहाँ पर बेस्ट टाइम होता है ओव्यूलेशन के दौरान, और ओव्यूलेशन कब होता है? 14वें दिन। और यहाँ पर क्या होगा आपका 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पीरियड, क्योंकि जो इमीडिएटली आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस तो ये तो नहीं होगा यहाँ पे, तो क्योंकि एग रिलीज़ हो चुका है तो कंसीव करने के चांस थोड़ा कम रहेंगे। 7 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड इज एक्सपेक्टेड है, सेफ विंडो रहती है तो यहाँ पे भी नहीं होने का चांसेस रहेगा। यहाँ पे होगा 14 डेज आफ्टर द बिगनिंग ऑफ पीरियड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम IM इंजेक्शन साइट। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन यदि लगाया जाता है तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ड्रग को एब्जॉर्ब करने में? मसल टोन, मसल स्ट्रेंथ, अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एट इंजेक्शन साइट और ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। तो देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो मसल्स में दिया जाता है, लेकिन वो मसल्स के बाद है जो ब्लड में भी आपके एब्जॉर्ब होगा, और वो डिपेंड करेगा कि जिस साइट पे आपने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया है वहाँ पर लेयर जो इंटरनली है, जो ब्लड वेसल्स हैं, वहाँ पर ब्लड में कैसे किस तरीके से मेडिकेशन फ्लो होती है। नेक्स्ट, गैलोस्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड फॉर। तो गैलोस्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है जनरली कब? जब फीमर का साफ्ट है जो ब्रोक हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो, मतलब फ्रैक्चर साफ्ट ऑफ अ फीमर, और ये जनरली बच्चों में यूज़ किया जाता है जिनकी उम्र लेस देन 2 ईयर तक हो। याद रखिए रहा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे है जो गैलोस्ट्रैक्शन और ब्रेयानस्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन, एन ABG एनालिसिस रिपोर्ट सो pH वैल्यू 7.20, PCO2 35 mmFHg, HCO3 20 MEQ पर लीटर। दिस फाइंडिंग आर सजेस्टिव। अब तो ये फाइंडिंग क्या बता रही हैं कि pH वैल्यू 7.20 है, PCO2 35 है, HCO3 20 है, क्या होगा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये पूरी फाइंडिंग बता रही हैं क्या? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी ना एल्कलोसिस ना एसिडोसिस की फाइंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट वन, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज। यदि पूरी कम्युनिटी में आपको पता करना है आयरन की कमी है या नहीं तो कौन सा टेस्ट बेस्ट होगा? ट्रांसफेरिन, सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन और हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर बेस्ट होगा सीरम फेरिटिन। इससे पता चलेगा कि आयरन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं। लोग कहते हैं कि हम आयरन रिच डाइट तो खूब ले रहे हैं, लेकिन सीरम फेरिटिन टेस्ट से पता चलेगा कि आपका शरीर आयरन को एब्जॉर्ब कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर कम्युनिटी में यदि आपको आयरन की कमी है जो पता करनी है तो किस टेस्ट से होगी? सीरम फेरिटिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन एंड काउज मिल्क। तो गाय और ह्यूमन बीइंग के जो मिल्क का मेन डिफरेंस क्या है? प्रोटीन और फैट का, प्रोटीन और शुगर का, प्रोटीन और लैक्टोज का, या मिनरल्स का। तो यहाँ पर माँ के दूध में वो गाय के दूध का जो मेन अंतर है वो होता है लैक्टोज का और प्रोटीन का। इसका प्रोटीन और लैक्टोज का, प्रोटीन शुगर फैट सब रहेगा, मिनरल रहेंगे, लेकिन लैक्टोज और प्रोटीन है जो कैज़िन प्रोटीन है किस में रहेगा? मेनली गाय, माँ के दूध में रहेगा, वो गाय के में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन स्किन एंड स्क्लेरा इन जॉइंट डिसीज। तो कौन से सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं? तो ये हमने पढ़ा है बिलीरुबिन होंगे। अब इनमें से जो बिलीरुबिन सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं वही है जो क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। नेक्स्ट वन, which is the common nutritional problem associated with डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21, यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम दिया है, मतलब ट्रायोसोमी 21 वाले में कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती है? ओबेसिटी हो सकती है क्या? क्वासियोरकर हो सकता है, मरासमस हो सकता है, विटामिन ए की कमी हो सकती है। तो डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 वाले बच्चे में क्या देखने को मिलेगा? मोटापा, ओबेसिटी। रीज़न इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब रहेगी। यही रीज़न है कि इनमें ओबेसिटी देखने को मिलेगी। फिर है, वाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। यदि किसी को एनजी ट्यूब से फीडिंग किया जा रहा है तो एज अ नर्स आप कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर, फ्लश विथ 20 ml ऑफ एयर,
प्रोवाइड द हाई फॉलोअर्स पोजीशन और प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग द फीडिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? एस्पिरेशन है जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे? हाई फॉलोअर्स पोजीशन है जो पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट वन, इनएडिक्वेट इनटेक बाय द प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ विच विटामिन कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रेगनेंसी में कौन से विटामिन की कमी से एंटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है? बच्चे को, नॉट मदर, ये बेबी के लिए है। फॉलिक एसिड, थियामिन, नियासिन और राइबोफ्लेविन। यदि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट मदर ने है जो फॉलिक एसिड की कमी उनके शरीर में रहती है, तो क्या हो सकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसीलिए कंसीव करने के तुरंत बाद ही फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, अ नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन एन एडल्ट पेशेंट। व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन, नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट इज लोकेटेड ओवर द। तो CPR देते टाइम एडल्ट पेशेंट में आप चेस्ट कंप्रेशन देते हैं तो आप सही पोजीशन कहाँ पर यूज़ करेंगे? सही से कहाँ आप हाथ अपने रखेंगे? अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम और लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। तो यहाँ पर आपके जो हाथ हैं कहाँ रखे जाएंगे? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में। क्लियर? ये बहुत आता है, CPR से बहुत आते हैं क्वेश्चन, वो बहुत ईजी पेपर आया था 2023 में। व्हेन टॉकिंग एपिकल पल्स, जब आप एपिकल पल्स लेते हैं, वेयर शुड द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप। अभी हमने देखा CPR में हाथ कहाँ रखेंगे आप? चेस्ट पर। अब है जब आप एपिकल पल्स लेते हैं तो स्टेथोस्कोप कहाँ रखेंगे? यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली मार्क है जो कर सकते हैं। द 5th इंट्राकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ये कल भी एक पेपर मैंने सॉल्व करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज डिटेक्टेड बाय विच यूरिन टेस्ट। PKU है जो यूरिन टेस्ट है, जो यहाँ पर कौन सा यूरिन टेस्ट है जिसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया डिटेक्ट होंगे? ग्यूथेरा टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, ब्लड टेस्ट और फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए 2 टेस्ट हैं जो PKU को डिटेक्ट करेंगे, बट एक यूरिन में और एक ब्लड में। तो जो ग्यूथेरा टेस्ट है इससे ब्लड टेस्ट से पता चलेगा, इससे ब्लड से। और यहाँ पर जो फेरिक क्लोराइड है इसमें यूरिन है जो एज अ सैंपल लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछा यूरिन के लिए, तो वह फेरिक क्लोराइड टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे यूरिन है जो एज अ सैंपल लिया जाएगा। लेकिन फिनाइल कीटोन्यूरिया डिटेक्ट करना है ब्लड में, तब होगा ग्यूथेरा टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, गीता रिटर्न्स फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट रिकवरी रूम with a nasogastric tube in place following a gallbladder surgery. She continues to complain of nausea. Which action would the nurse take? तो यहाँ पर पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में आई है एक जो गीता नाम की पेशेंट। यहाँ पर गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई है, उसकी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है जो इंसाइड की हुई है, तो वो कंप्लेन करती है उसको नोजिया हो रहा, लाइक वॉमिटिंग टाइप फील हो रहा है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करेंगे? कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, administer the prescribed antiemetic, check the patency of the nasogastric tube for any obstruction और change the patient position। तो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में और रिकवरी रूम में जब आप NG ट्यूब वाला मरीज कहे नोजिया फील हो रहा है, तो आपको किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है, वो आपको चेक करना है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज अ नर्स यूज टू असेस द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ अ क्लाइंट। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब मेंटल फंक्शन के लिए कौन सा टूल यूज़ होगा? इसिहारा, पॉलीक्रोमेटिक प्लेट्स, रोरचा इंक ब्लॉट टेस्ट, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और गोल्डबर्ग डिप्रेशन स्केल। यहाँ पे होगी ये वाली जिसमें 30 पॉइंट्स हैं जो रहते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगी? MMSE स्केल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वन, द ड्रग विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट एवर्जन इन एल्कोहल डिपेंडेंस एज ए डिट्रेंट का काम करती है, तो वो ड्रग कौन सी है? एपोमॉर्फिन, प्रोप्रानोल, डाइजेपाम और डाइसल्फ्राम। तो यहाँ पर सिंगल एक लौती मेडिसिन है, वो है डाइसल्फ्राम, जो एज अ एल्कोहल डिपेंडेंस पर्सन के लिए एज अ एवर्जन थेरेपी का काम करेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द एक्शन कुड एग्रीवेट द कॉज ऑफ फ्लेयर अप्स इन पेशेंट विथ प्रूराइटिस। कौन सा यहाँ पर प्रूराइटिस का केस है? यदि प्रूराइटिस के केस में क्या होगा कि
कौन से यहाँ पे पॉइंट होंगे जो उस चीज़ को और ज़्यादा एग्रीवेट कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ावा दे के नुकसान पहुँचा सकते हैं। फर्स्ट, स्लीपिंग इन कूल एंड ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट, डेली बाथ विथ फ्रेग्रेंट सोप, यूजिंग क्लॉथ्स मेड फ्रॉम 100% कॉटन, इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक कोई सा भी इन्फेक्शन हो, यहाँ पे प्लूराइटिस है, स्किन के रिगार्डिंग है, ये सही रहेगा। 100% कॉटन पहनेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा। ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट में रहेगा तो स्किन में ड्राइनेस नहीं होगी। तो यहाँ पे आप यदि डेली फ्रेग्रेंट सोप से नहाते हैं, डेली फ्रेग्रेंट सोप से नहाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल होंगे जो आपकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि प्लूराइटिस वाले पेशेंट में क्या है जो उन सिम्टम्स को एग्रीगेट कर सकता है। नेक्स्ट है, द क्लाइंट हैज़ क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द नोज एंड ईयर आफ्टर हेड इंजरी, हाउ कैन द नर्स डिटरमाइन इफ़ द ड्रेनेज इज CSF। अब यहाँ पे बताना है कि यदि किसी पर्सन को नाक से कान से पानी आ रहा है, नाक कान से ड्रेनेज हो रहा है, वो भी हेड इंजरी के कारण, कौन सा यहाँ पे वैल्यू बताएगी कि ये CSF ड्रेन हो रहा है या म्यूकस है, क्या डिफरेंस कर पाएंगे। मेजर द pH ऑफ द फ्लूइड, मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, टेस्ट फॉर ग्लूकोज, टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो क्लोराइड तो हर एक बॉडी के फ्लूइड में रहेगा तो ये नहीं होगा आपका। यहाँ पे सबसे अच्छे से पता चलेगा वो होगा हमारा ग्लूकोज। CSF में अदर देन चाहे वो पसीना हो या क्लोराइड्स हो, इनके कंपेयर में ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा। तो यहाँ पे आप पता करेंगे किससे, टेस्ट फॉर द ग्लूकोज। नेक्स्ट वन, एन एडल्ट हैज जस्ट बीन ब्रॉट इन बाय एम्बुलेंस आफ्टर अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। When assessing the client, the nurse would expect which of the following manifestation could have resulted from sympathetic nervous system stimulation। यहाँ पे आपको बताना है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला मरीज है, यहाँ पे आपको कौन से मैनिफेस्टेशन बताएंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ है। रैपिड पल्स, इंक्रीज रेस्पिरेटरी, डिक्रीज फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, रिजिड पोस्चर एंड अल्टर्ड परसेप्चुअल फोकस और इंक्रीज अवेयरनेस एंड अटेंशन। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए जो यहाँ पे पूछा गया है, मरीज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है तो वो का पल्स हाई रहेगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई होगी। फिर है, व्हेन द पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन फ्रॉम अनदर पेशेंट इट इज़ नोन एज, यदि मरीज को किसी दूसरे से इन्फेक्शन लग जाए तो ये कहलाता है क्रॉस इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब होता है क्लिनिकल सेटिंग, मतलब किसी क्लिनिकल सेटिंग से, या वो डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सेस हो सकते हैं, वहाँ से आपको क्या लगे, इन्फेक्शन लगे। अपॉर्चुनिस्टिक में बॉडी हमारी वीक है, उस दौरान कोई भी है जो मौका देख के चौका लगा जाए। और नोजोकोमियल को कहा जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्लियर। 48 से 72 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद हो सकता है। नेक्स्ट है, टू डू परकसन इन पोस्टरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स इन ब्रोंकिएक्टेसिस, व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट नर्स शुड यूज। तो परकसन करते हैं आप, परकसन हो रहा है, पोस्टरल ड्रेनेज किया जा रहा है लंग्स का, क्योंकि ब्रोंकियोक्टेसिस का केस है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन, प्रोन, डेक्यूबिटस और सेमी फॉलोअर्स। तो यहाँ पर मरीज को आप दे सकते हैं डेक्यूबिटस पोजीशन, या तो इस तरीके से राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे आपको जो क्या करना है, डेक्यूबिटस पोजीशन है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर्स। तो सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, CT स्कैन, MRI, EEG या फिर एक्सरे। तो CT स्कैन के लिए यहाँ पे जो सीजर्स के लिए जो बेस्ट टेस्ट होगा वो होगा EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इससे ब्रेन की कोई मसल्स, कोई नर्व वगैरह डैमेज तो नहीं हुई है, वो यहाँ पे इससे पता चलेगा। नेक्स्ट है, in an infant the important clinical finding which makes one to suspect increased intracranial tension is। इन्फेंट में ऐसी कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग पता सकती है कि बच्चे का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, इंट्राक्रेनियल टेंशन है जो बढ़ी हुई है। फीवर, सनकैनाइस, टेकिपनिया और वल्ज एंटीरियर फॉन्टेनल। तो देखिए इन्फेंट में पूछा है तो बेस्ट यहाँ पे आपका हमेशा रहेगा वल्ज एंटीरियर फॉन्टेनल, क्योंकि एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज कब होते हैं, 18 मंथ में। और बच्चा इन्फेंसी एज का पूछा है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे बच्चा 18 महीने से कम का है, मतलब 1 साल से कम का इन्फेंट कहा है, तो यहाँ पे एंटीरियर फॉन्टेनल वल्ज हो सकते हैं। नेक्स्ट है,
विच इज़ द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी अमंग द फॉलोइंग। तो कॉपर टी का साइड इफेक्ट इनमें से कौन सा है? पेन, ब्लीडिंग, परफोरेशन और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कॉपर टी का जो सबसे कॉमन फर्स्ट साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग, सेकेंडरी पूछें तो पेन। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इन्फेंट अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से हाई रिस्क इन्फेंट कौन से हैं? इन्फेंट विद बर्थ वेट 2.5 kg, इन्फेंट ऑन आर्टिफिशियल फीडिंग, इन्फेंट विथ बर्थ वेट 2 kg और इन्फेंट विथ अबगार रिस्को रेट। तो देखिए यहाँ पे हाई रिस्क इन्फेंट में आपके आर्टिफिशियल वाले नहीं आएंगे, 2.5 kg है तो नॉर्मल वजन है, अबगार रिस्को रेट है तो ये भी ठीक है क्योंकि 10 मैक्सिमम होती है, 8 हाई तो ये भी ठीक है। यहाँ पे हाई रिस्क इन्फेंट होगा 2 kg का, क्या है? वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ है, 2.5 से कम के होते हैं बच्चे तो लो बर्थ वेट बेबीज़ कहलाते हैं। तो फर्स्ट क्या है? कंप्लीट वजन के साथ है तो कोई हाई रिस्क पे नहीं है, अबगार स्कोर सही है वो भी ठीक है। आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए एज़ पर गाइडलाइन के हाई रिस्क प्रेग्नेंट बच्चे इन्फेंसी में नहीं रखा जाता है। यदि इन्फेंट का वजन 2 किलोग्राम से कम है तो ये हाई रिस्क में रहेगा। फिर है क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्रोंकोस्कोपी। व्हेन टीचिंग द क्लाइंट व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टरवर्ड द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वुड बी। तो यहाँ पर ब्रोंकोस्कोपी है जो शेड्यूल्ड है मरीज की, तो यहाँ पे आप उसको क्या चीज़ें बताएंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे? फूड एंड फ्लूइड्स विल बी विथहेल्ड फॉर एटलीस्ट 2 आवर, वार्म सलाइन गार्गल्स विल बी डन क्वार्टरली 2 आवर, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज विल बी डन, ओनली आइस चिप्स एंड कोल्ड लिक्विड विल बी अलाउड इनिशियली। तो यहाँ पर ब्रोंकोस्कोपी शेड्यूल्ड हुई है तो आफ्टर दैट यहाँ पे आप मरीज को ब्रोंकोस्कोपी के बाद 2 घंटे तक भी कुछ खाने पीने नहीं देंगे जब तक गैग रिफ्लेक्स है जो आप क्लियरली चेक ना कर लें। गार्गलिंग करने से जो इरिटेशन होगा ब्रोंकोस्कोपी के कारण तो वो ठीक हो सकता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से लंग एक्सपेंड होने में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? फूड एंड फ्लूइड्स विल बी विथहेल्ड एटलीस्ट 2 आवर। नेक्स्ट है व्हेन टीचिंग अ पेशेंट हु हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया अबाउट सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी, अ नर्स शुड इनकरेज द पेशेंट टू। तो यहाँ पर यदि पेशेंट को आप बताते हैं, मरीज को डायग्नोस हुआ था सिजोफ्रेनिया जो कि यहाँ पे उसको अकेले रहने इंडिपेंडेंट लिविंग के कारण हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन, स्पेंड टाइम अलोन, प्लान अ प्रोग्राम ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट और डिसकंटिन्यू मेडिकेशन व्हेन सिम्टम डिसअपीयर। ये गलती तो कभी करना ही नहीं है, चाहे सिजोफ्रेनिया का हो, डिप्रेशन का हो, मैनिया का हो, कोई किसी भी साइकेट्रिक मेडिकेशन लेते हो इमीडिएट स्टॉप करने की सलाह है आप कभी नहीं देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है? पेशेंट का डेली प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रूट रहेगा, टाइम टेबल रहेगा तो वो सभी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो कर पाएगा। फिर है A nurse is performing CPR of an adult patient when performing chest compression. The nurse understand the correct hand placement. फिर से आ गया आपको अब, लेकिन दूसरे तरीके से है। यहाँ पर आप हाथ कहाँ पे रखेंगे CPR के दौरान? अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर थर्ड, लोअर हाफ और लोअर थर्ड। तो यहाँ पे आपका हैंड प्लेसमेंट होगा लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। नेक्स्ट है टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। तो यूरिनरी कैथेटर पुल आउट होकर बाहर ना आए तो आपको कैथेटर को कहाँ पर टेप करके रखना है? अपर थाई में। कहाँ पर? अपर थाई में। ऑप्शन में अपर थाई, लोअर थाई। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे है जो टैप करना है वो होगा अपर थाई में। नेक्स्ट है अ बेबी इज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल विद अ हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर ईच फीडिंग। On examination, it is found that the pyloric sphincter is thickened and does not open readily. Because of the baby's loss of gastric juice, his blood probably indicates. देखिए प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है किसमें? पेप्टिक अल्सर में। पेशेंट पेप्टिक अल्सर का है, यहाँ पर बेबी है, यहाँ पर पेप्टिक अल्सर की एडमिट हुई है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रहा है हर एक फीड के बाद। तो यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर थिक भी है और ओपन भी नहीं हो रहा है फास्टली जो होने चाहिए। तो यहाँ पर जो वॉमिटिंग जो बेबी है जो भी वॉमिटिंग कर रहा है वो कैसी होगी? एल्कलोसिस नेचर की। कैसे? एल्कलाइन नेचर की, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस आ नहीं रहे हैं तो एसिडोसिस होगा नहीं। गैस्ट्रिक जूस यदि साथ में आते तो क्या होता है? यहाँ पे एसिडोसिस होता, लेकिन गैस्ट्रिक जूस आ नहीं रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा एल्कलोसिस। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग वेसेक्टोमी फॉर फैमिली प्लानिंग। A patient should be advised to use some other method of contraception till
यदि किसी पेशेंट की वैसेक्टोमी हुई, वैसेक्टोमी का मतलब है मेल फैमिली प्लानिंग मेथड, मेल में है जो स्टरलाइजेशन किया जाना, तो यहाँ पर पेशेंट को सलाह दी जाएगी कि कितने दिनों तक आप और दूसरी मेथड अपनाएं। रिमूवल ऑफ सूचर्स तक, पेन कम्प्लीटली सबसाइड्स 2 वीक्स और 8 वीक्स, तो एटलीस्ट एज पर गाइडलाइन के 90 दिनों का होता है, 19 डेज का, 90 दिन का, बट यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 8 वीक तक, जब तक एटलीस्ट 8 वीक ना हो जाए तब तक आप कोई दूसरी मेथड है जो अपना सकते हैं। नहीं तो आपको लगे वैसेक्टोमी तो हो ही गई है तो हम रहने दो, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एटलीस्ट 8 हफ्ते हैं जो यहाँ पे आपको दूसरी कोई मेथड अपनानी है। नेक्स्ट है अमंग दी फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इनमें से किस केस में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, परनीसियस एनीमिया, थैलेसीमिया, फिर B12 डेफिशिएंसी एनीमिया में। तो बार बार रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी थैलेसीमिया में, किसमें? थैलेसीमिया में। नेक्स्ट है आयरन इज डेफिशिएंट इन, तो आयरन की कमी किस में रहेगी? सेरेल्स में, लाइक राइस और व्हीट, मेजी एंड कॉर्न, पल्सेस और मिल्क। तो दूध में आयरन ना के बराबर पाया जाता है, किसमें? दूध में जो आयरन ना के बराबर होगा। नेक्स्ट है A major goal for a client during the first 48 hours after a severe burn is to prevent hypovolemic shock. The best indicator of adequate fluid balance during this period is, यदि मरीज जो हमारा मेन गोल होता है बर्न पेशेंट में क्या होता है? फ्लूइड रिप्लेसमेंट। 48 घंटे तक तो हम ओनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट में ही लगे रहते हैं ताकि हाइपोवॉलेमिक शॉक ना हो। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट से पता चलेगा कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट काम कर रहा है? एलिवेट हेमेटोक्रिट लेवल, यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml per hour, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एस्टिमेट ऑफ फ्लूइड लॉस थ्रू द बर्न स्कार। बर्न स्कार के थ्रू जो फ्लूइड लॉस हुआ है वो, तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो बेस्ट इंडिकेटर होगा फ्लूइड बैलेंस का वो होगा यूरिन आउटपुट। किससे? यूरिन आउटपुट से। तो आप मार्क करेंगे यूरिन आउटपुट ऑफ 30 to 50 ml पर आवर तक। बर्न पेशेंट में आप हमेशा याद रखें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्या? पहले एयरवे, दूसरा फ्लूइड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर, तो जो ORS रेडी प्रिपेयर करके आप रखे हैं उसको विदिन 24 आवर के ही यूज़ करना है, उसके बाद है जो यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट वन, इंस्पेक्शन ऑफ द यूट्राइन कैविटी बाय एंडोस्कोपी विथ एक्सेस थ्रू द सर्विक्स इज नोन एज। तो यूट्राइन कैविटी को एंडोस्कोपी के हेल्प से आप क्या करते हैं? पूरा इंस्पेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो सर्विक्स के थ्रू जो एंडोस्कोपी, यहाँ पे आपको यूट्राइन कैविटी को एंडोस्कोपी के लिए जो एक्सेस दिया गया है सर्विक्स से दिया गया है, तो क्या होगा? हिस्ट्रोस्कोपी, साल्पिंगोस्कोपी, साल्पिंगोग्राम और हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, ये कहलाएगी हिस्ट्रोस्कोपी। क्या होगी? हिस्ट्रोस्कोपी। फेलोपियन ट्यूब जुड़ जाते तब आप भले कहते हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, लेकिन ओनली यूट्राइन कैविटी को चेक करना है सर्विक्स के थ्रू है जो एक्सेस लेके, तो वो क्या होगा? हिस्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट वन, द ड्रग दैट इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड इज, तो कौन सी मेडिकेशन है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी को बढ़ाएगी वो भी लंबे समय तक? डोपामाइन, एफिड्रिन, एपिनेफ्रिन और डोब्यूटामाइन। ये सभी मेडिकेशन के नाम हमने कई बार पढ़े भी हैं। तो यहाँ पर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को बढ़ाने का काम करेगी वो होगी एफिड्रिन। ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम, तो ABG एनालिसिस में सबको पता होगा ब्लड कलेक्ट किया जाता है आर्टरीज से। ऑप्शन में आपका आर्टरी, कैपिलरी, वेन, और कहीं से भी ले सकते हैं, तो कहीं से भी नहीं लेना है, ओनली आर्टरी से ब्लड सैंपल है जो लिया जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, कौन से आइटम है जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से स्टरलाइज नहीं किए जाएंगे? सक्शन कैथेटर, एनीमा ट्यूब, सर्जिकल इंसीजर और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो NG ट्यूब, एनीमा ट्यूब, सक्शन कैथेटर इनको कर सकते हैं, बट सर्जिकल सीजर्स को स्पेशली डीप टिश्यू में, डीप बॉडी ऑर्गन के लिए है जो इंसर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांस रहेंगे, इसलिए बेस्ट होगा कि ऑटोक्लेविंग से किया जाए, ना कि एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। फिर है डिप्रेशन। व्हाट इज़ डिप्रेशन? ऑप्शन है आपके, इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, इट इज़ नॉट नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, include symptoms such as loss of interest, sadness, weight loss and worthless feeling.
या फिर बी एंड सी। तो यहाँ पर डिप्रेशन देखिए एज के साथ तो नहीं आता, किसी भी एज में हो सकता है। तो यहाँ पर नॉर्मल एजिंग प्रोसेस भी नहीं है। और दूसरा कहा है कि इसके लक्षण है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, दुखी रहना, वजन घटना, और साथ ही साथ बर्थलेस होपलेसनेस काइंड ऑफ फीलिंग आना। मतलब बी और सी दोनों क्या है यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल इंडिकेट दैट यंग चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर निमोनिया। इनमें से कौन से लक्षण बताएगा कि बच्चे को सीवियर निमोनिया है। डिस्निया से पता चलेगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत से, वीजिंग साउंड से लाइक सीटी जैसे साउंड, फास्ट ब्रीदिंग से या चेस्ट इनड्रॉइंग से। सीवियर एनीमिया का जो साइन है यहाँ पे वो होगा चेस्ट इनड्रॉइंग। क्या होगा? चेस्ट इनड्रॉइंग। नेक्स्ट है ग्लूकोज इज एडेड इन ORS2। तो जो ORS सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज होता है, क्यों ऐड किया जाता है? सॉल्ट टेस्ट बढ़ाने के लिए, डिक्रीज बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन ऑफ GIT, इंक्रीज द स्टेबिलिटी और इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ORS में ग्लूकोज इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट है अ नर्स इज केयरिंग एन एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट दैट इट इज एक्यूट लॉस ऑफ एनीमिया। ये GIPMER में आया था ये क्वेश्चन कि एनीमिक पेशेंट की आप केयर करते हैं तो कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि मरीज का रिसेंट में एक्यूट ब्लड लॉस है जो हुआ है, इसके कारण एनीमिया है। एक्सर्शनल डिस्निया, मतलब कुछ भारी काम कर लें, सांस लेने में दिक्कत होना, इजी फटीग ऑन एक्सर्शन, ब्रेडिकार्डिया एट रेस्ट, पोस्टरल हाइपोटेंशन। तो यदि मरीज का एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है तो यहाँ पर उसको पोस्टरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी। यदि वो अचानक बैठे बैठे खड़े हो जाए तो वहीं गिर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? पोस्टरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड द बॉडीज प्रिफर्ड एनर्जी सोर्सेज। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्रिफर्ड एनर्जी देते हैं? तो वो है कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है अ नर्स ऑब्जर्व्ड दैट द फिंगर ऑफ द कास्टेड फोरआर्म ऑफ अ पेशेंट विथ फ्रैक्चर अल्ना आर पेल, कूल एंड कैपिलरी रिफिलिंग इज डिले, सी हैज टू इंटरप्ट इट एज। यदि किसी पर्सन का फोरआर्म मतलब हाथ में फ्रैक्चर हुआ है अल्ना के यहाँ पर, अल्ना जो हड्डी है वहाँ पे, और वहाँ पे पेलनेस दिख रही है, ठंडा है, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम क्या है? स्लो है, तो यहाँ पे क्या होगा? नर्व इम्पेयरमेंट इज डेवलपिंग इन द फिंगर, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई फिंगर इज रिड्यूस्ड, वीनस नॉर्मल फाइंडिंग है, वीनस स्टेटस अकरिंग इन द फिंगर। देखिए जब भी फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर कास्ट लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे कहा है कास्ट के बाद है जो अल्ना हड्डी टूटी हुई थी, तो क्या है? पेलनेस है, कूलनेस है और कैपिलरी रिफिलिंग डिले है। तो इसके से पता चलेगा कि यहाँ पर आर्टेरियल ब्लड की सप्लाई है जो फिंगर्स में कम हो गई है। नेक्स्ट इज ह्यूमन मिल्क इज रिच इन ऑल एक्सेप्ट, फिर से अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, पूरा ऑफिशियल पेपर है। अब यहाँ पे है विटामिन है, विटामिन A, C, आयरन और E। तो यहाँ पर A और C और E तो थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा, आयरन भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन विटामिन C तो ह्यूमन मिल्क में होगा ही नहीं। आयरन ना के बराबर रहेगा, दैट मीन्स कुछ कुछ परसेंट पर C क्या रहेगा? 0। नेक्स्ट इज इन HIV मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज बाय। तो HIV में जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन मोड क्या है जो रिस्क हो सकता है? होमोसेक्सुअल मतलब सेम, मेल मेल, फीमेल फीमेल, ब्लड, हेट्रोसेक्सुअल और निडल प्रिक। तो सबसे मैक्सिमम रिस्क रहेगा ब्लड से, क्योंकि ब्लड में वायरस बहुत इजीली बॉडी में एंट्री कर जाएगा। नेक्स्ट वन अ क्लाइंट प्रेजेंट विथ सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग, 16 diarrheal stools a day, severe abdominal pain, tenesmus and dehydration. Because of these symptoms, the nurse should be alert for other problem associated with that disease. यदि मरीज को एक दिन में 16 बार स्टूल पास हो रहा है, टेनेस्मस मतलब एक ऐठन टाइप हो रही है और पेट दर्द भी हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है उसको, डिहाइड्रेशन है, तो इन सिम्टम्स के कारण आपको पता होना चाहिए कि और क्या हो सकता है? क्रॉन्स डिसीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस और पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का रिस्क ज़्यादा है। फिर है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर। इस ओवेरियन कैंसर का कॉमन टाइप कौन सा है? एडिनोकार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल ट्यूमर, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर और म्यूसोनस एडिनोकार्सिनोमा। तो सबसे कॉमन 85 to 90% तक जो ओवेरियन कैंसर होने की साइट है
होती है एपिथेलियल सेल्स में। कहाँ पर? एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में। फिर है The 1-year-old child presented to the OPD with the history of short stature, tiredness and constipation. Examination revealed a palpable goiter. Serum T4 was decreased and TSH level were increased, which is the most probable diagnosis. OPD में एक साल का बच्चा लाया गया है, थका हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, शॉर्ट स्ट्रेचर मतलब हाइट ज़्यादा है नहीं, पता चला तो ग्वाइटर पाल्पेबल है नेक के यहाँ पे। अब T4 का लेवल कम है बट TSH का ज़्यादा है, तो ये क्या हो सकता है? थायराइड डिसजेनेसिस, थायराइड डिसोमोजेनेसिस, TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडी और सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये कहलाएगा थायराइड डिस हार्मोनोजेनेसिस। नेक्स्ट, लाइट रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, तो इसको कंट्रोल करता है पीपल। फिर है आपका यहाँ पे एक मेडिकेशन काउंट करना है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको दूसरी वैल्यू दे दी जाए। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा फार्मूला है, जिस तरीके से आपको यदि CMS क्वेश्चन आए तो आप ये फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितना है जो फ्लूइड है, तो 2000 ml है, टाइम है 12 घंटे, तो मिनटों में कन्वर्ट करके यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। ड्रॉप फैक्टर बताया गया है 10 GTT है। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले घंटे हैं जो मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 12 घंटे में 720 मिनट हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे आपको फ्लो रेट निकाल ली है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है एज पर इसके टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पर मिनट। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जब निकालेंगे, अब आपको कोई सा भी टाइम हो, कोई सी भी फ्लूइड की वैल्यू दी हो या GTT फैक्टर अलग हो, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी इज, तो हमारे शरीर में विटामिन सी का मेन काम क्या है? ऑप्शन में कोएंजाइम फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ लिपिड सिंथेसिस, इन्वॉल्वमेंट एज एंटीऑक्सीडेंट और इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ। तो हमारे शरीर में विटामिन सी का मेन काम है एज एन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करना। फिर ड्यूरिंग होम विजिट Mala found no sign of dehydration in 7-week-old child who has diarrhea for last 2 weeks. The child is having, एक बच्चा है 7 हफ्ते का बच्चा है, 7 वीक्स बच्चा है। माला जो नर्स माला है जब होम विजिट पे जाती हैं तो उनको उस बच्चे में डिहाइड्रेशन के साइन देखने को नहीं मिलते, बच्चे को 2 वीक से क्या है कंटिन्यूस डायरिया है। तो ये क्या होगा? परसिस्टेंट एक्यूट डिसेंट्री और सीवियर डिसेंट्री। बच्चे को यदि डिहाइड्रेशन के साइन नहीं है बट 14 दिन से ज़्यादा के लूज मोशन हो जाए तो वो कहलाता है परसिस्टेंट डायरिया। क्या है? परसिस्टेंट डायरिया। जहाँ पर विदाउट डिहाइड्रेशन डायरिया रहेगा मोर देन 2 वीक्स से ज़्यादा का, तो वो कहलाएगा परसिस्टेंट डायरिया। नेक्स्ट है अ पेरेंट ब्रिंग अ टोडलर एज्ड 18 month टू द क्लिनिक फॉर अ रेगुलर चेकअप। व्हेन पाल्पेटिंग द टोडलर्स फॉन्टेनल व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड। यदि 18 महीने के बच्चे को क्लिनिक पे लाया जाता है रेगुलर चेकअप के लिए, तो एज अ नर्स आप क्या फाइंडिंग होंगी? क्लोज्ड एंटीरियर फॉन्टेनल, ओपन पोस्टीरियर, ओपन एंटीरियर फॉन्टेनल, क्लोज्ड पोस्टीरियर, या फिर दोनों बंद हो गए, दोनों खुले हुए हैं। तो मैं बता दूं सबसे पहली चीज़ पोस्टीरियर हैं, जो पोस्टीरियर जनरली 6 वीक्स में क्लोज हो जाते हैं, एंटीरियर 18 मंथ में। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है जो याद रखना है। याद रखने का मतलब है कि यदि अब आपको यहाँ पे है कि 18 महीने का बच्चा है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरीके के फॉन्टेनल इस टाइम तक क्लोज हो जाने चाहिए। फिर डॉट्स इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो डॉट्स यूज़ की जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, MDT किया जाता है लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट गिव अ हिस्ट्री दैट शी हैज़ मिस्ड अ सिंगल डोज ऑफ हर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू एडवाइज हर। यदि कोई महिला कहती है कि उसने जो अपनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, OCP पिल है, मिस कर दिया है एक डोज, तब आप क्या एडवाइस करेंगे? फर्स्ट है डिसकंटिन्यू विद द कोर्स विदाउट रिगार्ड टू द मिस्ड डोज, टेक 2 pills नेक्स्ट डे, या फिर टेक 2 pills एवरी डे फॉर रिमेनिंग पार्ट ऑफ कोर्स, या डिसकंटिन्यू द कोर्स। तो देखिए ऐसे केस में ना आप ये कहेंगे कि एक दिन में 2 ले लो, या एक आज का और कल का मिला के ले लो, या पूरी मेडिकेशन ही स्टॉप कर दो। यहाँ पे आप एडवाइस करेंगे जिस दिन का छूट गया है तो छूट गया है, तो आगे के डोज को आप अपना कंटिन्यू करके रखिए। फिर है 30-year-old पेशेंट हैज़ एन अल्सर ओवर लेटरल मेल्यूअस
नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू। तो यदि अल्सर है लेटरल मेलियस पर, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पेन हुआ है यहाँ पे इस्चीमिया के कारण। इसके कारण इस्चीमिया के कारण। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिसीज कॉज प्रीडोमिनेंटली सेंसरी लॉस। तो यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली सेंसरी लॉस किस डिसीज़ में होगा? ग्लिनवेयर में, डिप्थीरिया, लीड पॉइजनिंग और डायबिटीज़। तो प्रीडोमिनेंटली जो सेंसरी लॉस होगा वो डायबिटीज़ में होगा। डिप्थीरिया में जनरली मोटार होगा, ग्लिनवेयर में नर्व होगा। नेक्स्ट है, द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल इज़। तो सबसे अच्छी ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के लिए यदि कोई डिवाइस पूछी जाए तो वो वेंचुरा मास्क से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। ऑप्शन में है आपको वेंचुरा मास्क, नेजल कैन्यूला, पार्शियल नॉन ब्रीदर मास्क और सिंपल फेस मास्क। नेक्स्ट है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। बच्चे के जन्म के बाद कौन सा हार्मोन है जो मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑप्शन है ICHS, प्रोलैक्टिन, ACTH और ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे होगा प्रोलैक्टिन। इजेक्शन पूछेंगे, क्या है? इजेक्शन कहेंगे तो वो होगा ऑक्सीटोसिन, बट लैक्टोजेनेसिस पूछा है मतलब सीक्रेशन, तो होगा प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है, नर्स हैज़ टू अप्लाई इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, विच एरिया ऑफ द आई सी इज सपोज टू प्लेस। यदि इरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट न्यूबॉर्न बेबी की आँख में लगाया जाना है तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनिट्रम से प्रिवेंट करने के लिए एज अ प्रोफाइलेक्टिक है, यहाँ पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है। तो हमेशा इसके लिए लोअर कंजक्टिवल सैक है जो यहाँ पे आप मेडिकेशन है जो इंसर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है, फॉर IM इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द निडल इनटू द मसल एट एन एंगल ऑफ। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाता है। IV दिया जाता है यहाँ पे 15 में। नेक्स्ट वन, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स सी फर्स्ट। यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। सभी मरीज की रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले आप किस मरीज को देखेंगे? पहले में सिकल सेल क्राइसिस का विथ इन्फिल्ट्रेटेड IVV, दूसरे में ल्यूकेमिया का जिसने 1.5 यूनिट है जो पैक्ड सेल रिसीव कर ली हैं, तीसरा ब्रोंकोस्कोपी का है और चौथा है लीकी कोलोस्टोमी वैक का। तो देखिए पहला सिकल सेल क्राइसिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और साथ ही साथ IV इन्फिल्ट्रेशन है। ल्यूकेमिया वाले में ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है पैक्ड सेल्स का, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी प्रीशेड्यूल्ड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लीकी कोलोस्टोमी बैग से ऑलमोस्ट क्या होगा, यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होगा बट जान तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट होगा क्या होगा, सिकल सेल क्राइसिस वाला। नेक्स्ट है, ESR इज कंसिडर्ड टू बी मेजर ऑफ द फॉलोइंग ब्लड फिजिकल केमिस्ट्री प्रोफाइल। तो ESR जो टेस्ट किया जाता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट चेक की जाती है, इससे ब्लड सस्पेंशियल प्रॉपर्टीज़ का पता चलेगा। नेक्स्ट है, साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ऑल एक्सेप्ट। तो OCP पिल्स के सभी साइड इफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ओवेरियन कैंसर का रिस्क इवन कम हो जाता है जो भी लोग OCP पिल्स लेते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट नहीं होगा वो क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। नेक्स्ट है, 60-year-old man has undergone cardiac bypass surgery 2 days back. Now he started forgetting things and was not able to recall names, phone number of his relatives. 2 दिन पहले बाईपास सर्जरी हुई है, अब वो अपना नाम पता सब कुछ भूल गया है। तो ये यहाँ पे उसके कॉग्निटिव डिसफंक्शन हुए हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो मैंने पहले भी बताया था, पहले होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल ब्लड था, अब यहाँ पे सेक्सुअल ब्लड प्रोडक्ट निडल सिरिंज जो माँ से बच्चे में फैलेगा। इन सब रूट से सेक्सुअल भी होगा, ब्लड प्रोडक्ट से, निडल सिरिंज से, माँ से बच्चे में भी, लेकिन सबसे इफेक्टिव क्या होगा, ब्लड प्रोडक्ट। इससे डायरेक्ट आपके ब्लड में HIV वायरस है जो एंट्री कर जाएगा। नेक्स्ट एज अ सेफ्टी अलर्ट द नर्स इज अवेयर द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावीनसली। डायरेक्ट IV रूट से कौन सी मेडिसिन नहीं दी जाएगी? लेजिक्स दे सकते, डेक्सट्रोज है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम क्लोराइड ना तो कभी बोलस फॉर्म में ना डायरेक्ट IV में दिया जाता है, सीधा जाके हार्ट अटैक लेने की कंडीशन ला सकता है। लास्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग द जेट ट्रैक मेथड ऑफ ड्रग इंजेक्शन एक्सेप्ट।
जेट ट्रैक मेथड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के लिए दी जाती है। अब यहाँ पे कौन सा है जो आप नहीं यूज़ करेंगे? इंजेक्शन साइट को अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल सही। 1 इंच तक लॉन्ग रहे निडल। इंजेक्शन के पहले ब्लड एस्पिरेट करना है क्या, या फिर रब द साइट विगोरसली आफ्टर द इंजेक्शन टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन? क्या नहीं करना है आपको, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जेट ट्रैक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जनरली कोई भी मेडिकेशन लीक ना हो, इरिटेशन ना अगल बगल के टिश्यू को करे, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब जो रिमेनिंग आपका जो सेक्शन है, रिमेनिंग सेक्शन का मतलब है जो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक है और 5 इंग्लिश है, मतलब 15 क्वेश्चन है, वो आपको सेपरेट क्लास में है, जो सिंगल सेपरेट क्लास में बता दिए जाएंगे। तो ये पूरा ऑफिशियल पेपर था बिना किसी चेंज के। जो पेपर मेरे पास जो मैंने आपको अभी दिखाया उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में आपको पेपर है जो सॉल्व करवाया है। आई होप सो कि ये क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट रह जाए आपके मन में, आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।